गुड मॉर्निंग गाइज। साथियों, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कानून हमेशा अंधा होता है। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय कानून की जो प्रतिमूर्ति जिसे हम मानते हैं या जिसे हम प्रतीकात्मक तौर पे देखते हैं, एक महिला होती है और उसकी दोनों आंखों में एक पट्टी बंधी रहती है और एक तराजू के लिए हुए बराबर बैलेंस करके दिखाती है। तो वाकई में ऐसा क्यों होता है? क्यों उसको, उस महिला को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? उसकी एक वजह होती है कि जो महिला है, जो न्याय करने वाली है या जो भी न्याय देने वाला है, उसको वाकई में नहीं पता है कि कौन सच है और कौन झूठ है। लेकिन जो तराजू लेके चलती है और उस तराजू के माध्यम से वो यह प्रस्तुत करना चाहती है कि न्याय किसके पक्ष में जाना चाहिए। तो उस तराजू को देखने वाले जो लोग हैं, यानी कि कानून विभाग में जो काम कर रहे हैं, वो जज भी हो सकते हैं, जुडिशियल विभाग का कोई भी, या न्याय के पक्ष में अपने पक्ष या प्रतिपक्ष के तथ्यों को रखने वाले लोग भी हो सकते हैं, जिसे आप अधिवक्ता गण कहते हैं। तो यदि वो सारे मिलकर के ये कह दें कि नहीं, झूठ ही सच है या सच ही झूठ है, तो न्याय उनको मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास एविडेंस होना चाहिए और एविडेंस के आधार पर ही न्याय किया जाता है। यदि मैं आपको सही समझा पा रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि यदि साक्ष्य है, एविडेंस है, तो न्याय उसके पक्ष में जाएगा, चाहे वो भलाई से झूठ क्यों ना हो। सो साथियों, हम युवा, क्या हमें ऐसी कानून व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि भारतीय होने के साथ साथ हम भारत के संविधान और उसके बनाए गए कानून पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, हमारी पूरी आस्था है उसमें। लेकिन ये क्या न्याय आपको हमेशा देगा? कई पल तो ऐसे आते होंगे जिनमें बराबर न्याय नहीं कर पाता, और जब इस न्याय तंत्र के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, वो सब जब जालसाज हों कि अपनी अपनी झोली, अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहाँ पर, तो युवाओं को क्या ऐसे तंत्र पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि जीवन के भागदौड़ में या जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपको कानून से टकराना ही पड़ता है, और आपने यदि खुद से ऑब्जर्व किया है कि न्याय ये तो आपको मिला नहीं, या मिला तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है, मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, लेकिन तथ्य को समझने के लिए काफ़ी है। दो दोस्त थे जो एक कंपनी में काम करते थे। एक का नाम था सुबोध और एक का नाम था प्रबोध। तो जो सुबोध था, चूँकि कंपनी में काम करते थे, लोगों से मिलना जुलना, सब तरह के लोगों से मिलना जुलना होता ही रहता है, तो उसके संपर्क में एक महिला वर्कर आती है और उन दोनों की आपस में कुछ बातें होती है और एक रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाता है। दोनों का आपस में मिलना, अपना लंच बॉक्स शेयर करना, तो एक गुड रिलेशन था, ऐसा चलता ही रहता है। हालांकि उनके अंदर और कितनी सच्चाई थी इस बात की मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, बट वो दोनों एक अच्छे दोस्त के रूप में अपने आप को मानते थे। अब उनका जो फ्रेंड है सुबोध का, और उस फ्रेंड का नाम प्रमोद है, सुबोध का जो फ्रेंड है प्रमोद, उसे सब चीज़ें पसंद नहीं आया, और उसका मानना था, खुद का मानना था कि सुबोध तो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पहले से मैसेज है। तो ये जो फ्रेंडशिप है, ये सुबोध के साथ ना होके, यानी उस महिला वर्कर का नाम था वंदना, मैं यहाँ पे जो नाम यूज कर रहा हूँ वो रियल नेम नहीं है, ओके। सो उसका कहना था, प्रमोद का, कि ये जो वार्तालाप है इनकी, उसे पसंद नहीं आया, या उसका ऐसा दृष्टिकोण बना कि ये सब चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए, मैं रिलेशनशिप में हूँ, ये ना हो, सुबोध ना हो। तो आपस में उन दोनों का
एक अंदर ही अंदर प्रतिस्पर्धा इसमें चलती रही। प्रमोद ने कई मौक़ों पर प्रयास किया, बट बात उसकी नहीं बनी। आखिरकार उसने उस महिला से अपना प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उस महिला ने उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट किया तो उसे बात उसके जहन में चली गई और उसे नकारात्मक भाव भी ले गया वो। इसी बीच होता क्या है कि सुबोध और वंदना की आपस में बात होती है और वो एक दूसरे को अपने जन्मदिन पे, क्योंकि एक नया ट्रेंड चला हुआ है, तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए उसने वंदना को इनवाइट किया अपने निवास पे जहाँ वो रहता था। और उसी, चूँकि सुबोध और प्रमोद ऑलरेडी पहले से बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों साथ में ही आना जाना उठना बैठना था ही, तो उसको भी वहाँ पे इनवाइट करता है। अब वंदना चूँकि निर्धारित कार्यक्रम था जो उनका, उसके हिसाब से वो पार्टी में पार्टिसिपेट होती है। और सुबोध कुछ अरेंजमेंट के लिए मार्केट चला जाता है और इसी बीच प्रमोद का वहाँ पे आना होता है। अब प्रमोद चूँकि पहले से ही प्रयासरत था एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, अपने खुद के लिए, सो चूँकि महिला मित्र वंदना के द्वारा रिजेक्ट किया गया था और वो टीस उसके मन में कहीं ना कहीं पे थी। उसने उस महिला मित्र के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म इतना किया कि उसे जीने लायक नहीं रखा। उसने उसके ऊपर हमला भी किया और उसको शरीर से इतना चोट पहुंचाया कि वो महिला मित्र की डेथ हो जाती है सुबोध के घर पे। अभी सारी घटनाएं होती हैं। इसके बाद प्रमोद वहाँ से फरार हो जाता है और अपने खुद के ही कॉन्टैक्ट से पुलिस स्टेशन तक ये सूचना भेज देता है कि यहाँ पर ऐसी वारदात हुई है और उसका जिम्मेदार सुबोध है। जब तक सुबोध मार्केट से लौट कर के आता और कुछ देखता, कुछ समझ पाता, इतने में पुलिस मौके पे आ जाती है। अब मौके पे पुलिस आती है तो पुलिस ने घटना को देखा, पोस्टमार्टम हुआ और यहाँ पे घटना ये पाया जाता है कि एक महिला का मर्डर हुआ है और उस मर्डर का जो जिम्मेदार है सुबोध है, जो कि मौके पे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। समाज का ताना बाना और पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव कि सुबोध को जल्द से जल्द कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक महिला के साथ घिनौना कृत्य किया है और यह समाज के लिए धब्बा है। ऐसी जो है लोगों की डिमांड होती है, प्रदर्शन होते हैं, रोड जाम, चक्का जाम जिसे बोलते हैं वो होता है और न्यायालय के पास ये मामला आता है और बड़ा संगीन मामला है। जब भी ऐसे मामले होते हैं तो बड़े संगीन ही होते हैं, खास करके महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं। अब इस विषय पे चूँकि सामान्य व्यक्ति का भी दृष्टिकोण है, यही होगा कि मौके पे जिसे पाया गया वही अपराध है, लेकिन उसकी कोई बातें सुनी नहीं गई। पुलिस के बनाए हुए रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल हुआ और ट्रायल में चूँकि पुलिस जब मौके पे किसी अपराधी को पा जाती है और वो खुद से ट्रायल चलवाती है तो वो खुद एक पक्ष हो जाता है उसका। दूसरा, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया वो से जो दो एविडेंस उनके पास थे कि महिला का मर्डर हुआ है और दूसरा मौके पे सबूत पकड़ा गया है। 11 साल तक का ट्रायल चलता है। इस बीच भी सबूत जेल में ही रहता है क्योंकि मामला संगीन है, क्रिमिनल है। लेकिन इसके बाद जब निर्णय मजिस्ट्रेट को लेना होता है, क्योंकि जो भी उनके पास साक्ष्य थे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इस घटना पे यह फैसला लिया कि दोषी को हम फांसी की सज़ा सुनाते हैं। घटना इतनी भयानक थी कि जैसे फांसी की सज़ा का ऐलान होता है तो न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में ये सारी घटना हाईलाइट हो जाती है कि दोषी को फांसी की सज़ा हुई। लोग आपस में खुशी जाहिर करते हैं कि नेक्स्ट डे सबूत को फांसी हो जाएगी। जब फांसी का समय आया तो सबूत से
पूछा गया कि आप इस विषय में कुछ आखिरी ख्वाहिश है आपकी, ऐसा सुनाया गया है कि कोर्ट ऐसा या जेलर जो होते हैं ऐसा पूछते हैं। सो जेलर ने पूछा कि मुझे फांसी देने से पहले जो मेरी अभी मिसेज है, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है और वो बातें हम एकांत में कर लें तो बेहतर होगा। यदि ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है मेरे लिए तो कृपया करके कर दिया जाए। अब चूंकि जेलर भी हैरान कि कल इसको फांसी होनी है और अभी इसी बात करनी है, ऐसी कौन सी बात है जो 11 साल में इसने ना की हो। इससे पहले भी इसके परिजन मिलने आए और भी लोग मिलने आए, इसके रिश्तेदार मिलने आए, लेकिन इससे पहले इसने ऐसी कोई इच्छा प्रकट नहीं की। आज ये ऐसी इच्छा रख रहा है। कोई बात नहीं, चूँकि कल इसको फांसी होनी है तो ये सूचना हम उसकी पत्नी तक भेज देते हैं और पत्नी को बुलवा लिया जाता है। जब पत्नी को बुलवाया गया और चूँकि उनको वो एक एकांत जगह चाहिए था जहाँ पर वो आपस में बातें कर सकें, तो जब उनकी वार्तालाप हुई पहले तो एक दूसरे को देख करके वो दोनों भवक भवक कर काफ़ी देर तक रोते रहे और जब थोड़ा सा अपने आप को अंदर से ढाढ़स बांधा तो पत्नी ने रुद्रकंठ से उसने पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने उस महिला वर्कर से आपने प्रेम किया, अफेयर चला आपका, और यदि प्रेम इतना ही प्रगाढ़ था या इतना ही सच था तो उसकी आपने जान क्यों ले ली। किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है, आपने ये कैसे किया। सुबोध चूँकि निःशब्द था, चूँकि सच उसके अलावा और किसी को भी इस मामले में पता नहीं था। उसकी पत्नी भी उसे दोषी मान चुकी थी, चूँकि न्यायालय ने सज़ा दे दिया। लोग तो बिना सज़ा सुनाए बिना ट्रायल चले ही दोषी मान चुके थे। पुलिस का इस केस में स्टार्टिंग से ही एक तरफा पक्ष था, चूँकि उसका कोई खास बयान भी उन्होंने दर्ज नहीं किया। जो भी दर्ज किया उसे तोड़ मरोड़ के। एक चीज़ और भी ध्यान रख देने वाली बात है कि पुलिस जब भी ऐसे घटनाओं में जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो बयान लोगों के सामने लिखती है, ऐसा नहीं कि वही बयान वो कोर्ट के सामने रखे, वो उस पर तोड़ मरोड़ कर ही देती है केस को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए। फिर इसके बाद चूँकि सुबोध ये समझ रहा है कि मेरा आज आखिरी दिन है और यदि सच मैंने किसी और को नहीं बताया इस दुनिया में तो ये बात फैलेगी कि वाकई में मैं अपराधी हूँ, हालांकि कोर्ट ने मुझे अपराध घोषित कर दिया है। तो उसने सारी घटना का जिक्र किया और यहाँ पे प्रमोद का नाम आता है और वाकई में घटना जो घटी थी, जो हुआ था, वो प्रमोद के द्वारा ही किया गया था यह जघन्य अपराध। बट कोई साक्ष्य नहीं था और कोई एविडेंस उसके लिए नहीं था। सारे एविडेंस जो थे, सारे जो साक्ष्य एकत्रित किए गए थे वो सुबोध के लिए एकत्रित किए गए थे। लेकिन जो जेलर था, चूँकि जो अपराधी नहीं होता है उसकी भाव भंगिमाएँ कुछ अलग ही होती हैं, क्योंकि वो सच पे इतना ट्रस्ट करके और यदि सच हारता है जब और झूठ जीतता है तो कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो आपस में ही जो अपने आप प्रकट होती हैं। वही स्थितियाँ उसके साथ भी हुई, सुबोध के साथ भी हुई। और जेलर चूँकि उसका काम ही है अपराधियों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, उनके हाव भाव जानना, और 11 साल तक वो जेल में रह चुका था तो वो उसके क्रियाकलाप और जो उसकी दैनिक गतिविधियाँ थी उससे भी अवगत हो गया था। उसने क्या किया कि इस घटना को पूरी तरह से रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर ऑलरेडी उस जगह पे लगा के रखी थी और जो भी डिस्कशन उन दोनों का हुआ था वाइफ हस्बैंड का, वो सब रिकॉर्ड में आ गया। अब जब रिकॉर्ड में आ गया, उसने बड़े अधिकारियों के साथ भी कंडक्ट करके सुनाया तो ये क्लियर हो गया, ये मैसेज गया कि इसे सज़ा तो हो रही है, कोर्ट सज़ा दे रहा है, लेकिन वाकई में ये जो है आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है। यहाँ पे निर्दोष को सज़ा मिल रही है और कानून का ये महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि 100 अपराधी छूट जाएं तो छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि निर्दोष को ही सज़ा मिल रही है। इसके साथ साथ ये बात ऊपर तक फैली और एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई और जिस जज ने ऐसा डिसीजन लिया था, ये टेप रिकॉर्ड उन तक भी भेजा गया कि
न्यायमूर्ति साहब, आपने जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से निर्दोष फांसी के फंदे पे लटक जाएगा। कानून की किताबें और कानून की स्याही तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन निर्दोष को बचा नहीं रही हैं, बल्कि निर्दोष को फंसा रही हैं। न्यायमूर्ति को जब इस घटना पे सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपना डिसीजन वापस ले लिया और उसे बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी करने के बाद पुलिस को यह ऑर्डर भी दिया कि प्रमोद को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसी कानूनी शिकंजे में लिया जाए। पुलिस ने ठीक वैसा ही अपना काम किया। साथ ही इस घटना को सुनाने का तात्पर्य यह नहीं था कि सुबोध और प्रबोध और वंदना की कहानी थी। ये कहानी सच है और ये कहानी कहीं और से नहीं लिया गया, भारत से ही लिया गया है। एग्जैक्टली नेम मैंने चेंज किया है। ये कहानी मैंने पढ़ी है, सुनी है, और भी लोगों को ही पता होगा। अब यहाँ पे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस कानून पर हम यकीन करते हैं, वही कानून, वही व्यवस्था और वही लोग जिनसे हम न्याय पाने की उम्मीद करते हैं, वही एक निर्दोष को दोषी मानकर उसे फांसी के फंदे तक ले जाते हैं। लेकिन सच कहते हैं, परेशान हो सकता है, झुक सकता है, लेकिन वो पराजित नहीं होता। तो सच की यहाँ पे जीत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कानून पे भरोसा नहीं करना है, हमें कानून पे भरोसा करना है। कानून की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन इस कानून में बैठे हुए लोगों को भी समझना है। या तो हमें इस कानून के अंदर जा कर के देखना होगा कि वाकई में इस कानून के अंदर कितनी सच्चाई है। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जेलों में जो लोग हैं, उनमें से 70%, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 70% लोग जो होते हैं वो अपराधी नहीं होते। उन्हें किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र जाल में फंसाया जाता है। और ऐसा होता है, यदि आपने अपने आसपास के लोगों में भी ऐसी बातें की है तो आपको भी सुनने मिलेगा कि बेवजह जो है लोग जेल के अंदर हो जाते हैं और जो अपराधी होता है वो खुलेआम घूमते रहता है। ये तो पुलिस की हेर फेर में कभी आता नहीं है, और यदि आता भी है तो पुलिस को कुछ पैसे दे करके वो छूट जाता है और अपने मौज की ज़िंदगी जीता है। अभी जैसे यूपी में कुछ माफियाओं की कहानियाँ आपने सुनी होगी, तो उन कहानियों में भी आपने यही पाया कि जीवन भर उन्हें अपराध किया, मौज किया, और आखिरी पे जो वर्तमान सरकार आई है उसने एक्शन लिया। ये एक्शन पहले भी लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं लिया गया। वो लोगों की जान के साथ खेलते रहे और सरकारें मौन रही, बल्कि उन्हें अपना एक हथियार के रूप में उसका उपयोग करती रही और अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ जो है खेलती रही, और लोग इसे समझ नहीं पाए। तो ऐसा बहुत कुछ होता है हमारे इस कानून में भी, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हमें भारतीय कानून का सम्मान करना है। लेकिन हमें खुद से अपने कानून को जानना है, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं जानेंगे, खुद से हम विषय को नहीं समझेंगे और सच्चाई को नहीं जानेंगे, तो हमेशा ही एक दूसरे की बनाई गई गुत्थी का हम शिकार बन जाएंगे। और जब हम फंसेंगे तो हमें कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुनवाई भी उसी की होती है जिसके हाथ में पैसा होता है और ऊपर या नेताओं तक पहुँच होती है। तो हमारे लिए या आपके लिए या एक आम युवक के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए यही हो सकता है कि उसे अपने कानून को जानना होगा, समझना होगा, ताकि जब ऐसी कोई मुसीबत आए तो अपने स्वविवेक के आधार पर कानून के सामने अपना पक्ष रख सके। क्योंकि यदि हम दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो दूसरा तो हमें छोड़ने वाला नहीं है, फंसाने ही वाला है। इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि आपकी कोई अलग प्रतिक्रिया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।